हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में यूनियन टेरिटरीज के विषय में जो प्रावधान दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे। ये प्रावधान संविधान के पार्ट 8 में दिए गए हैं, 8वें पार्ट में दिए गए हैं और आर्टिकल्स हैं 239 से 241। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 239 देख लेते हैं कि इन यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन इनको चलाता है। तो शेड्यूल 1 में दिया गया है कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में। एक है दिल्ली, दूसरी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, पांचवा पुडुचेरी, छठा चंडीगढ़, सातवां जम्मू कश्मीर और आठवां लद्दाख। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं और उसका डेजिग्नेशन वो जो चाहे रख सकते हैं। प्रेसिडेंट उसका डेजिग्नेशन देंगे और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेंगे प्रत्येक यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग। ठीक है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी है वो प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार उस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन करे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर हर यूनियन टेरिटरी हो, जनरली होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो एक एडजॉइनिंग स्टेट जो अगल बगल का कोई स्टेट है उसके गवर्नर को भी एडमिनिस्ट्रेटर का काम दे सकते हैं कि आप इस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर का काम देखिए। तो उस केस में अगर उन्होंने दे दिया ऐसा कुछ पावर, तो फिर जो उस स्टेट के गवर्नर है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अलग इंडिपेंडेंट होकर के उस यूनियन टेरिटरी का काम देखेंगे। उस यूनियन टेरिटरी के काम के लिए अपनी जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उससे कोई एडवाइस नहीं ले लेंगे, वो इंडिपेंडेंटली उसका उस यूनियन टेरिटरी का काम देखेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरी पावर होती है कि वो अपना यूनियन टेरिटरी को अपने हिसाब से चलाएं। ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को जो पावर्स दी जाती हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा दी जाती हैं। जो भी पावर्स प्रेसिडेंट देना उचित समझेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर को पावर्स दे देते हैं। अब इसीलिए देखिए ये थोड़ा सा अलग है, स्टेट्स की तुलना में यूनियन टेरिटरी अलग है। स्टेट्स में अपनी असेंबली होती है, काउंसिल भी होती है, कई जगह लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ जनता चुनती है अपने नुमाइंदे और वो वहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो गवर्न करते हैं, तो वो गवर्नर को एडवाइस देते हैं कैसे कैसे करना है। लेकिन यूनियन टेरिटरी में एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट कर दिए जाते हैं, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली जनरली नहीं होती है। कुछ एक यूनियन टेरिटरी को लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है, वो अभी हम लोग देखेंगे। पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इन तीनों को एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी दी गई है जिसमें जनता अपने एमएलए चुन के भेजती है, तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है। तो आइए देख लेते हैं पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ जो अलग प्रावधान है, उसके बाद हम लोग दिल्ली का भी देखेंगे। इसकी पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के लिए संविधान ने पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि वो एक कानून बनाए और एक लेजिस्लेचर क्रिएट करे। ठीक है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट करे, या फिर दोनों क्रिएट करे। संविधान ने पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि वो एक लेजिस्लेचर क्रिएट करे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट करे या दोनों क्रिएट करे। किस यूनियन टेरिटरी के लिए? पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के लिए केवल। ठीक है, दिल्ली के लिए भी है, वो अगला आर्टिकल है 239AA, उसमें देखेंगे। अच्छा, जो लेजिस्लेचर होगा वो या तो पूरी तरह इलेक्टेड होगा जनता के द्वारा, या फिर थोड़ा सा इलेक्टेड और थोड़ा सा नॉमिनेटेड होगा। ठीक है, जो जरूरी नहीं है कि पूरी तरह सिलेक्टेड हो, ये उस लॉ में लिखा होगा कि कैसे होगा इलेक्शन उन लोगों का। या तो पूरी तरह इलेक्टेड होगा और या तो पूरी तरह नॉमिनेटेड होगा। ये जो लॉ होगा ना, ये संविधान के आर्टिकल 368 के तहत ये अमेंडमेंट होगा संविधान का। ये हो गया आर्टिकल 239A। अब 239B भी है। इन दोनों के यूनियन टेरिटरीज के लिए ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है। इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जब भी उनको इसकी जरूरत महसूस हो। ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि उनके लिए जरूरी है ऑर्डिनेंस इशू करना और तुरंत इशू करना जरूरी है, तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंस बिल्कुल एक लेजिस्लेचर के एक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे और पहले भी हमने देखा था क्या ऑर्डिनेंस के क्लिपिंग इशू करने के लिए कंडीशंस क्या होंगे।
जब भी पुडुचेरी की लेजिस्लेचर सेशन में होगी तब वो इशू नहीं कर सकते। अगर वो लेजिस्लेचर पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की डिसॉल्व है या सस्पेंशन में है तब भी वो ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, ऑर्डिनेंस इशू करने से पहले प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस लेने होंगे, तभी वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और अगर उस यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेचर के पास किसी मैटर के संबंध में पावर्स नहीं है और लॉ बनाने का, एक्ट बनाने का, तो उस संबंध में ऑर्डिनेंस भी इशू नहीं। अच्छा, जब ऑर्डिनेंस इशू हो गया तो जब भी लेजिस्लेचर फिर से मीट करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली उस यूनियन टेरिटरी की मीट करती है, तो फिर उसके बाद उससे वहां से पास कराना जरूरी होगा। अगर नहीं पास कराया तो 6 हफ्ते तक, अगर रीअसेंबल लेजिस्लेचर की बैठक स्टार्ट होने के 6 हफ्ते के अंदर पास नहीं हुआ तो 6 हफ्ते खत्म होते ही वो ऑर्डिनेंस इनइफेक्टिव हो जाएगा, बेकार वॉइड हो जाएगा। और अगर 6 हफ्ते से पहले ही लेजिस्लेचर ने एक रिजोल्यूशन मूव कर दिया, पास कर दिया कि हम इसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो जिस दिन रिजोल्यूशन मूव होगा उस दिन वो इनइफेक्टिव हो जाएगा ऑर्डिनेंस। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने ऑर्डिनेंस को, लेकिन प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, इंस्ट्रक्शंस लेनी होगी, वो जब चाहे अपना ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। ये तो पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विषय में हो गया। अब आइए देख लेते हैं दिल्ली के विषय में, आर्टिकल 239AA, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो दिल्ली को जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, ठीक है, उनका डेजिग्नेशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इसकी दिल्ली के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसकी सारी जो सीट्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 70 हैं दिल्ली में, उसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं और जनता उसमें चुनाव करती है कौन व्यक्ति हमारा एमएलए होगा, हमको रिप्रेजेंट करेगा। और जो एक कानून बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इसके तहत वो सारे मैटर्स जो असेंबली के मैटर्स हैं वो रेगुलेट होते हैं दिल्ली की असेंबली के। जैसे और असेंबलीज के पास पावर है, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के पास भी पावर है कानून बनाने की। किसके लिए? या तो पूरी दिल्ली के लिए या दिल्ली के किसी पार्ट के लिए। किस मैटर्स पे? जो मैटर्स स्टेट लिस्ट में है या कॉन्करेंट लिस्ट में है, उन मैटर्स पे वो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जिस पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली कानून नहीं बना सकती। वो पहला है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है पुलिस, तीसरा है लैंड, ठीक है। ये स्टेट लिस्ट में दिया गया है ये 3 चीजें। बाकी सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट बनाती हैं, लेकिन संविधान में दिया गया है कि ये इन 3 मैटर पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली कोई कानून नहीं बनाएगी। इसके विषय में ये सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास रहेंगी। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास जो पावर है कानून बनाने की दिल्ली के लिए, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी के लिए, वो भी इंटैक्ट रहेंगी, वो इफेक्ट नहीं होगी। अच्छा, मान लीजिए कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई कानून बनाया, ठीक है, और वो कानून पार्लियामेंट के बनाए गए किसी कानून के अगेंस्ट है। वो कानून पार्लियामेंट का कानून या तो उस दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के कानून बनाने से पहले का कानून है या उसके बाद का कानून बाद में पार्लियामेंट में कानून बनाया, लेकिन वो जो प्रोविजंस हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए गए कानून की, उसके प्रावधान डिफरेंट हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी हैं पार्लियामेंट के बनाए गए कानून से, ठीक है। या फिर जब दिल्ली बनी थी तो दिल्ली के बनने से पहले कोई लॉ था उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या होगा? जो पार्लियामेंट का कानून है या जो पहले का कानून है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। और जो जितना भी जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया हुआ कानून है, जितना पोर्शन जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पार्लियामेंट के कानून से, उतना पोर्शन वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये कानून लेजिस्लेटिव असेंबली वाला कानून जो है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया है और प्रेसिडेंट ने उसको अपनी कंसेंट दे दी गई है, तो फिर दिल्ली में वो कानून लागू रहेगा, अगर प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे देते हैं तो। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होगा? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है दिल्ली में, जो कि टोटल
असेंबली की स्ट्रेंथ 70 है, उसके 10% से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 7 से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं उसमें। चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि उसके हेड होते हैं, और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड एंड एडवाइस करते हैं अपनी फंक्शंस एक्सरसाइज करने में। ठीक है, किस मैटर्स पे? जिस मैटर्स पे लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर है लॉ बनाने के। अच्छा, मान लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में और मिनिस्टर्स के बीच में किसी मुद्दे पर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो उसको प्रेसिडेंट के लिए डिसीजन के लिए भेज सकते हैं, और जब प्रेसिडेंट का डिसीजन आ जाएगा तब वो उसके प्रेसिडेंट के डिसीजन के हिसाब से उन्हें काम करना होगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो प्रेसिडेंट का डिसीजन पेंडिंग है, ठीक है, और मैटर बहुत अर्जेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से, उनको इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी हो रहा है, प्रेसिडेंट का डिसीजन पेंडिंग है, तो वो प्रेसिडेंट जो निर्णय चाहे उचित जो भी उचित निर्णय लेना चाहे, डिसीजन लेना चाहे, वो ले सकते हैं और वो उचित डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और दूसरे मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। मिनिस्टर्स कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेंगे? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे और राज्यों में है वैसे यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस वाला मैटर अभी हम लोगों ने पुडुचेरी का विषय में देखा था, वो प्रावधान यहाँ पे भी लागू होंगे दिल्ली के केस में भी, ऑर्डिनेंस इशू करने के समय। अच्छा, एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 239 AB, ये है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट ये महसूस करें कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है दिल्ली में कि वहां की गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को आर्टिकल 239 AA के तहत नहीं चला जा सकता, या फिर उस आर्टिकल के तहत बने किसी कानून के तहत नहीं चलाया जा सकता, और या फिर वो प्रेसिडेंट ये महसूस करें कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है दिल्ली का, और इसके लिए ये निम्न एक्शन लेना जरूरी है, तो फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो वो ऑर्डर में इशू क्या करेंगे? वो आर्टिकल 239A के प्रोविजंस का ऑपरेशन सस्पेंड कर देंगे कि इतने समय के लिए आर्टिकल 239AA लागू नहीं रहेगा, या फिर जो कानून आर्टिकल 239AA के तहत बनाया गया है या तो वो कानून पूरा ही या फिर उसका एक पोर्शन वो सस्पेंड रहेगा थोड़े समय के लिए। ठीक है, जितने समय के लिए प्रेसिडेंट निर्देश देंगे उतने समय के लिए वो सस्पेंड रहेगा, और या फिर वो अन्य कोई डिसीजन ले सकते हैं, कुछ प्रावधान कर सकते हैं जो उनको लग रहा है कि जरूरी है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली के। ठीक है, आर्टिकल 239 और 239AA के प्रावधानों को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए, दिल्ली की इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये कुछ प्रावधान एडिशनल वो दे सकते हैं अपनी तरफ से प्रेसिडेंट, कि इनको लागू किया जाएगा ताकि वहां सही से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। अब आ जाते हैं आर्टिकल 240 पे। एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। प्रेसिडेंट के पास पावर है कुछ रेगुलेशंस, मतलब रूल्स बना सकते हैं, इसलिए पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी, उस यूनियन टेरिटरी के पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और पुडुचेरी। पुडुचेरी में तो लेके वो तभी बनाएंगे जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी, ठीक है, और या फिर सस्पेंडेड होगी, अन्यथा वो ऐसे प्रावधान नहीं बनाएंगे। और अन्य जो दो यूनियन टेरिटरी है उसके विषय में भी वो नहीं ऐसे प्रावधान नहीं बनाएंगे 240 के तहत। हाई कोर्ट, जो यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट्स होते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट नामित करे, बनाए और उसको उस यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट बना दे। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो किसी अन्य राज्य के
हाई कोर्ट को उस यूनियन टेरिटरी का भी जुरिस्डिक्शन दे सकती है पार्लियामेंट। वो उसको एक तो जुरिस्डिक्शन दे भी सकती है और जुरिस्डिक्शन वापस भी ले सकती है। कोई दूसरा अगल बगल का हाई कोर्ट राज्य हो, वहां के हाई कोर्ट को उस यूनियन टेरिटरी का जुरिस्डिक्शन दे सकती है पार्लियामेंट। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।